नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और अपन राजस्थान अध्ययन की सीरीज़ में पार्ट 2 के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। और अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर अपन ने राजस्थान अध्ययन क्लास 7 के वन्य जीव अभयारण्य तक चर्चा की थी। फिर बाद में 2 वीडियो के अंदर अपन ने कौन कौन से अभयारण्य हैं उनको याद किया था मैप के माध्यम से। उम्मीद है आपने उन दोनों वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी क्लास 7 के अंदर आप जाओगे तो आपको दिखाई दे देगा। और आज अपन अपनी वन्य जीव अभयारण्य की क्लास 2 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ अपन ने ये चर्चा कर ली थी और मैप के अंदर भी अपन ने सारे अभयारण्य याद कर लिए थे। और अब देखते हैं आगे। अब है वन संरक्षण। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 में आई थी। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी, जिसको संशोधित किया गया था 1998 में। ठीक है, और इस वन नीति के अनुसार कुल भूभाग पर लगभग 33% वन होने चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। यानी राष्ट्रीय वन नीति 1952 बनी, जिसको संशोधित किया गया था 1998 में। और 1998 में ये प्रावधान किया गया कि जो कुल भूभाग है, यानी राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये कुल भूभाग है, इसमें ये पूरा 100% हो गया राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। और कुल क्षेत्रफल में से 33% भाग पर वन होने चाहिए। ये 1988 में जो संशोधित वन नीति थी 1952 वाली, उसमें ये प्रावधान किया गया। फिर राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया। यानी 20% क्षेत्रफल वन उगाए जाएंगे, ऐसा लक्ष्य रखा राज्य की वन नीति 2010 के अंदर। और ये अपन मैटर पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन क्लास 7 की, ठीक है ना, प्रथम अध्याय के संबंधित। ठीक है ना, तो उसी से संबंधित ये आंकड़े हैं। तो राज्य की वन नीति 2010 में ये प्रावधान किया गया कि राज्य के कुल भूभाग के 20% पर अपन वन लगाएंगे या उगाएंगे। ठीक है ना। फिर बात करें जोधपुर में, एक तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान है जिसको काजरी कहा जाता है। ठीक है, और एक है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जिसको आफरी कहा जाता है। देखो, काजरी और आफरी की मीनिंग पूछी जा सकती है, यानी कि काजरी की फुल फॉर्म क्या है, तो काजरी की है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, और आफरी है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। और इन दोनों का मुख्यालय भी जोधपुर के अंदर है। और इनका उद्देश्य क्या है, देखो, इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क एवं अर्ध शुष्क वनों में एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना। यानी ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, इस मरुस्थल के अंदर वन्य जीव और यहाँ के जो वन हैं उनके विकास तथा उनके बारे में खोज करना कि यहाँ की परिस्थिति को अनुकूल कैसे बनाया जा सकता है, यानी इनसे संबंधित अनुसंधान का कार्य करती है। चलिए, यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, ये भी जाने। राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली गांव पड़ता है। ठीक है, और खेजड़ली गांव में क्या हुआ कि यहाँ के जो स्थानीय शासक थे उन्होंने आदेश दिया लकड़ी काटने का। तो ठेकेदारों को टेंडर दे दिया कि भाई तुम्हें लकड़ी काट के लानी है। तो लकड़ी काटने के लिए ठेकेदार पहुंच गए खेजड़ली गांव में। ठीक है ना। तो देखो, राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर एक खेजड़ली गांव है, वहाँ ठेकेदारों के द्वारा वृक्ष काटे जा रहे थे। और इन वृक्षों को बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। भाई वहाँ पे वो ठेकेदार गए, पेड़ काटने लग गए, वहाँ के स्थानीय लोगों ने विरोध किया कि भाई पेड़ मत काटो। तो अमृता देवी किसके नेतृत्व में, अमृता देवी के नेतृत्व में, देखो, अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर अपना बलिदान दे दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खेजड़ली गांव जोधपुर में पड़ता है। वृक्ष काटे जा रहे थे, अमृता देवी के नेतृत्व में सन 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने पेड़ पौधों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट कर अपना बलिदान दे दिया। और इन्हीं यानी अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया। यानी वहाँ पे हिरण, आपने कभी यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे शायद, मेरे हिसाब से, अगर आप यूट्यूब पे ऐसा वन और प्रकृति से संबंधित ज्ञान रखते हैं तो यूट्यूब पे ज़रूर ऐसा वीडियो आया होगा आपके सामने, जहाँ पे महिलाएं हिरणों के साथ में मतलब
खाना खिला रही है या उनका पालन पोषण कर रही है। तो यहाँ अमृता देवी की स्मृति में एक मृग उपवन भी स्थापित किया गया है और यहाँ इसी स्थान यानी खेजड़दी पर प्रतिवर्ष भाद्रपद माह यानी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को यानी भाद्रवे महीने री सोनणी दसम ने शुक्ल पक्ष यानी सोनणी दसम ने यहाँ एक मेला भरा जाता है जिसका नाम है वृक्ष मेला और ये पूरे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। तो ध्यान रखना, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? जोधपुर के खेजड़ली गांव में। किसकी याद में? अमृता देवी की याद में। क्यों? जिन्होंने 1730 ईस्वी में 363 लोगों के साथ वनों से लिपटकर वृक्षों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था। कब भरता है? तो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को भरता है और यहाँ पे एक मृग उपवन भी स्थापित किया गया है। अब चलें आगे। अब आपके अभ्यास प्रश्न आ गए। तो अभ्यास प्रश्नों के बारे में देखें तो अभ्यास प्रश्नों में आपके राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। अपन कई बार चर्चा कर चुके। और गोडावण कौन से क्षेत्र में पाया जाता है और कहाँ इसके अंडे दिए जाते हैं, ये भी आप अपने दिमाग में ज़रूर लाएं। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था आपको। माउंट आबू में पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर सदाबहार वन। आगे देखें, मिलान कीजिए। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों फेमस है? उड़न गिलहरियों के लिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान किसके लिए फेमस है भाई? बिल्कुल गोडावण के लिए फेमस है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान क्यों जाना जाता है? ये बाघ के लिए जाना जाता है, भारतीय बाघ के लिए। और पीछे बचा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसको साइबेरियन करेन के लिए जाना जाता है। फिर इधर देख लीजिए अति लघुरात्मक प्रश्न में राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और तीसरे नंबर पे अपने वो क्या नाम है उसका, मुकुंदरा हिल्स। हाँ, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में देखें तो राजस्थान के किन्हीं 4 वन्य जीव अभ्यारण्यों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करो, चूरू से शुरू करो। तो चूरू से आपके आ जाएगा ताल छापर, फिर बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर वो मरु उद्यान, फिर यहाँ पे जहाँ मुर्गे प्रसिद्ध है जहाँ के सिरोही का कौन सा है, माउंट आबू अभ्यारण्य। फिर आ जाओ आप उदयपुर में सज्जनगढ़, फुलवारी की नाल, ठीक है ना, राजसमंद, फिर कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, टॉडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। ऐसे करके आपको 4 नाम लिखने हैं। फिर वनों से होने वाले लाभ, बिल्कुल आपको वनों से कौन कौन से लाभ होते हैं वो बताने हैं। पेड़ पौधे क्या देते हैं हमारे को, इनसे प्राकृतिक लाभ क्या है, आर्थिक लाभ क्या है, ठीक है ना, सारी चीज़ें लिखनी है। राजस्थान के उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों की विशेषता लिखिए। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी मरुस्थल में। पश्चिमी मरुस्थल में कहाँ? शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर इनकी स्थिति है। और पश्चिमी राजस्थान के सारे जिलों में इनका विस्तार है। इनकी विशेषताएं क्या है? जड़ें लंबी होती हैं, पत्तियां छोटी होती हैं, कांटे के रूप में होते हैं, झाड़ियां हैं, मरुद्भिद कहलाते हैं। तो ये सारी की सारी विशेषता आपको 7 से 8 पॉइंट बना के इसमें लिखनी है। अब अपन 1 लाइनर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी जीके के क्वेश्चन की बात करें तो चलिए शुरुआत करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित सारे 1 लाइनर क्वेश्चंस। तो चलो, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन हैं? यानी 10 भाग पर। 10% भाग पर वन है, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं उदयपुर में। राजस्थान में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक तो उदयपुर, और सबसे कम वन कहाँ पे है? तो सबसे कम वन है अपने चूरू के अंदर, ठीक है। और राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो राजस्थान में वनों को विभाजित किया जाता है 3 भागों में। 3 कौन कौन से? तो सबसे पहले आरक्षित, उसके बाद में रक्षित, ठीक है ना, आरक्षित, रक्षित या फिर इनको सुरक्षित भी कहा जाता है, ठीक है ना, सुरक्षित, आरक्षित, रक्षित, सुरक्षित, या फिर इनको कहा जाता है अवर्गीकृत। तीसरे नंबर पे है
अवर्गीकृत, ठीक है ना, अवर्गीकृत वन, 3 प्रकार के वन अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और फिर आगे देखें प्रश्न, जिस वन क्षेत्र में सरकार का नियंत्रण होता है वो कौन से हैं, तो वो है आपके आरक्षित। कौन से वन है, आरक्षित, यानी यहाँ पे पूर्णतः किसका प्रतिबंध होता है या किसका नियंत्रण होता है, तो सरकार का वन होता है, उनको कहा जाता है आरक्षित वन। कौन से वन कहा जाता है, आरक्षित वन क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पे आपको क्या किया जाता है, वहाँ पे आपको पेड़ पौधे काटने बिल्कुल ही प्रतिबंधित होते हैं, ठीक है ना। ये लो आरक्षित वन क्षेत्र। फिर ये आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे आप पेड़ पौधे नहीं काट सकते, यहाँ पे आप पशुचारण नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। और ये किसके नियंत्रण में होता है, तो ये सरकार के नियंत्रण में होता है, यानी पूर्णतः यहाँ पे सरकार द्वारा निगरानी रखी जाती है, ठीक है। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का आरक्षित वन कितना है, तो यहाँ पे उत्तर दे दिया गया है 1/3 भाग आरक्षित वन क्षेत्र है, ठीक है। वह वन क्षेत्र जहाँ कुछ नियमों के तहत लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति दी जाती है, तो वो कौन से वन है, बिल्कुल ध्यान रखना, ये सुरक्षित वन क्षेत्र है, ठीक है ना। सुरक्षित वन क्षेत्र, ये मैंने जब आपकी क्लास ली थी तब भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आंशिक प्रतिबंध होता है, यानी समय समय पर यहाँ पे सरकार के द्वारा आपको वन काटने की मतलब वन काटने की परमिशन दी जा सकती है, या फिर यहाँ पे पशु चराने की परमिशन दी जा सकती है। तो वह कौन से वन क्षेत्र है जहाँ आंशिक प्रतिबंध होता है सरकार का, तो वो है सुरक्षित वन क्षेत्र, और पूर्णतः जिन पे प्रतिबंध है वो आरक्षित वन क्षेत्र है। आगे देखें 9 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितना भाग सुरक्षित वन क्षेत्र है, तो राजस्थान का कुल वन क्षेत्र का लगभग आधे से अधिक यानी 50% सुरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 50% से प्लस यानी आधे से अधिक वन क्षेत्र है वो अपना सुरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसा क्षेत्र जहां पशु चराने लकड़ी काटने पर किसी भी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता वो कौन से कहलाते हैं, तो ये अपना कहलाता है अवर्गीकृत, ठीक है ना। ये है अवर्गीकृत वन क्षेत्र। कौन सा वन क्षेत्र, अवर्गीकृत। अवर्गीकृत वन क्षेत्र, ठीक है। देखो तीनों में डिफरेंट याद होना जरूरी है। आरक्षित वन क्षेत्र में प्रतिबंध है, पूर्णतः प्रतिबंध है, और सुरक्षित वन क्षेत्र में आंशिक प्रतिबंध है, और अवर्गीकृत में कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है ना। कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, तो ये अपन ने बिल्कुल पढ़ा था, ये है अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने का काम करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अरावली पर्वतमाला, ठीक है ना, अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं, एक तो कंटीले वन हो गया, दूसरा पतझड़ वन हो गया, और तीसरा ऊंचाई पे वो होते हैं वो है सदाबहार वन हो गए, ठीक है ना। उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है उष्ण कटिबंधीय या फिर कंटीले वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं, शुष्क एवं, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं शुष्क प्लस अर्ध शुष्क क्षेत्र, और ये क्षेत्र कहाँ है, तो ये है पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है ना, पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो इसके अंदर टोटल 12 ज़िले आते हैं, जिसमें अपना बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, गंगानगर, ठीक है ना, उसके बाद में बीकानेर, जालोर, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में कौन से वन पाए जाते हैं, तो वनों में सबसे पहले बात करें रोहिड़ा। कौन सा वन, रोहिड़ा, ठीक है ना।
रोईड़ा है, खेजड़ी है, ठीक है, कैर है और बबुल है, ठीक है, नीम है। इस प्रकार के बहुत से वन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है किसको? खेजड़ी को कहा जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है? राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है किसको? खेजड़ी को। किसको कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष भी कौन है? राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन है? ये भी खेजड़ी है, ठीक है। और आगे बात करें राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राज्य पुष्प किसका है? रोहिड़े का फूल। किसका फूल? रोहिड़े का फूल है वो राजस्थान का राज्य पुष्प माना जाता है। आगे बात करें सेवण घास कहाँ पाई जाती है? तो सेवण घास पाई जाती है जैसलमेर में। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। और जैसलमेर के अंदर ही सेवण घास के जड़ों के अंदर उसकी शरण स्थली होती है, जो राजस्थान का राज्य पक्षी माना जाता है, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है जो कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। और इनको किन नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है मानसूनी वन। कैसे वन? मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। किन के नाम से जाना जाता है? मानसूनी वन। कैसे वन? मानसूनी वन इनको क्यों कहा जाता है? मानसूनी वन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मानसून के अकॉर्डिंग बदलते हैं, इसलिए इनके पीछे नाम लगा है ना पतझड़, यानी गर्मी का मौसम आते ही ये वन जो है वो अपने पत्ते झाड़ देते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको कहा जाता है मानसूनी वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैं सीधी दिशा दे देता हूँ। तो ये इनकी दिशा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर जो भी ज़िले हैं वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? देखो प्रश्न कौन सा है? 22 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में कौन से वन पाए जाते हैं? तो यहाँ देखें तो सबसे पहले बरगद है। बरगद के बाद में अपन ने बात की थी तेंदू का पत्ता, यानी जिससे बीड़ी बनती है। उसके बाद में बात करें तो धोक है, ठीक है। धोक के बाद में बात करें तो बांस है, ठीक है। बांस के बाद बात करें तो आम है। तो इस प्रकार के जो भी यहाँ पे वन अपने को देखने को मिलेंगे उन सब के बारे में यहाँ पे जानकारी रखनी है। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि ये पहाड़ी पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी वाला जो क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र? पहाड़ी वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पहाड़ी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पहाड़ी वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? पहाड़ी वाले क्षेत्र में। और राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं सदाबहार वन होते हैं? तो राजस्थान में सदाबहार वन है सिरोही में। कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। राजस्थान में सदाबहार वन सिरोही में है और ये ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। और यहाँ है सदाबहार वन कैसे होते हैं? तो सदाबहार वन जो है वो अर्ध उष्ण कटिबंधीय होते हैं। अर्ध उष्ण कटिबंधीय होते हैं जो राजस्थान में सिरोही में आबू पर्वत वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आबू पर्वत वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भरतपुर। कहाँ स्थित है? भरतपुर। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में मुख्य कौन सी प्रजाति का यहाँ पे पक्षी आता है? तो वो है साइबेरियन क्रेन। कौन सी क्रेन? साइबेरियन क्रेन। कौन सी क्रेन? साइबेरियन क्रेन नामक जो पक्षी है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है ना। साइबेरियन क्रेन यहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद में बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित
है। राजस्थान का कौन सा अभियान भारतीय बाघ के लिए बाघ परियोजना के लिए या भारतीय बाघ के लिए फेमस है? तो सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इसके लिए फेमस है। आगे देखें, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? तो सबसे पहले वन्य जीव की बात करें तो बाघ ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बाघ के लिए फेमस है। और बाघ के बाद में आप जो भी नाम इसमें देना चाहें वो दे सकते हैं, जैसे भालू है और सांबर है, नील गाय है आदि यहाँ पे आप दे सकते हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा और चित्तौड़गढ़ कहाँ है? कोटा प्लस चित्तौड़गढ़, कोटा प्लस चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अभ्यारण्य शब्द का अर्थ क्या है? अभ्यारण्य शब्द का अर्थ है भय मुक्त क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? भय मुक्त क्षेत्र, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं हो, यानी भय मुक्त क्षेत्र, ठीक है, भय मुक्त क्षेत्र अभ्यारण्य कहलाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मरु जो अभ्यारण्य है वो है जैसलमेर प्लस, कहाँ पे? जैसलमेर प्लस बाड़मेर जिले में स्थित है, ठीक है ना, 2 जिलों में स्थित है, जैसलमेर प्लस बाड़मेर, ठीक है ना। राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन से मुख्य जीव पाए जाते हैं? तो यहाँ सबसे मुख्य जीव की बात करें तो वो है गोडावण, ठीक है ना, यहाँ का मुख्य जीव है गोडावण। और अन्य के अंदर आप ये जो भेड़िया है, लोमड़ी है, ये नाम रख सकते हैं, ठीक है ना। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 35 नंबर के क्वेश्चन में कि केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पहला तो ये सवाई माधोपुर और दूसरा करौली में स्थित है, ठीक है ना, सवाई माधोपुर और करौली में फैला हुआ है, ठीक है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है राजसमंद, पाली और उदयपुर। और कहाँ पे स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद में फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये पूर्णतः उदयपुर में स्थित है, ठीक है। और आगे बात करें, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है अपना अलवर के अंदर। कहाँ पे स्थित है? अलवर। आगे बात करें, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये पाली, ये राजसमंद और ये अजमेर में विस्तृत है। सीता माता वन्य जीव कहाँ पे स्थित है? तो ये प्रतापगढ़, ठीक है, फिर उदयपुर, उदयपुर के बाद में ऊपर ये चित्तौड़गढ़, ठीक है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है सिरोही के अंदर, ठीक है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? तो जंगली मुर्गे। कैसे मुर्गे? जंगली मुर्गे, ठीक है ना, जंगली मुर्गे के लिए फेमस है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है वो अपने स्थित है वैसे बूंदी के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। आगे बात करें, जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में है स्थित। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल चंबल नदी के सहारे कहाँ का है? तो ये कोटा से शुरू होता है, कोटा, कोटा के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में धौलपुर तक ये विस्तृत है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कौन सा सागर? जवाहर सागर अभ्यारण्य। तो ये एक तो कोटा, कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है। बंद बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य, बंद से भरतपुर, बंद बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ याद रखना है? ये याद रखना है आपको भरतपुर, यानी बी, बी से भरतपुर। आगे है भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य और केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये वहाँ स्थित है जहाँ सबसे पहले सूर्य उदय होता है। कहाँ से? धौलपुर से, ठीक है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में है। नाहरगढ़ वन्यजीव ये जयपुर में है। शेरगढ़ वन्यजीव, शेरगढ़, शेरगढ़, शेरगढ़ कहाँ है? शेरगढ़ है अपने बारां के अंदर। कहाँ पे स्थित है? बारां जिले में स्थित है। उसके बाद में ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये राजस्थान के सबसे गर्म जिले चूरू के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? चूरू के अंदर स्थित है। राजस्थान के कौन से वन जीव अभ्यारण्य बाघ संरक्षण परियोजना, यानी बाघ संरक्षण परियोजना के लिए जाने जाते हैं? कौन से? तो सबसे पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा अभियान?
रणथंभौर कौन सा उद्यान? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक तो रणथंभौर और उसके बाद में आपके साथ में और देखें तो हो जाएगा ये रणथंभौर के बाद में आपके 55 नंबर क्वेश्चन में रणथंभौर सरिस्का तो यहाँ आपके इसमें रणथंभौर सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स जो है वो बाघ संरक्षण परियोजना के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान में स्थित वेटलैंड स्थल यानी नम भूमि क्षेत्र कौन से हैं? तो नम भूमि क्षेत्र के अंतर्गत एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो अपना केवलादेव है जो वो राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरा जो है वो है सांभर। कौन सा क्षेत्र? सांभर वाला जो क्षेत्र है ये अपना नम भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित हुई? तो राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले घोषित हुई थी 1952 के अंदर। कब घोषित हुई? 1952 में, और जिसको संशोधित किया गया था 1988 के अंदर। उसके बाद में 58 राजस्थान वन नीति के अनुसार कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? तो इसके अंदर बताया गया था कि 33% जो है वो वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति कब घोषित हुई? तो राजस्थान राज्य की वन नीति घोषित हुई थी 2010 के अंदर, ठीक है ना, 2010 के अंदर। देखो ये तो है राजस्थान राज्य की, और ये है राष्ट्रीय वन नीति। देखो राष्ट्रीय वन नीति 1952 है, और राजस्थान राज्य की बात करें तो ये 2010 के अंदर है। वन नीति 2010 के अंदर क्या लक्ष्य रखा गया कि भाई 20% भाग पर वन होने मतलब अपन 20% भाग पर वन को लगाएंगे या वन क्षेत्र घोषित करेंगे, ठीक है। उसके बाद में वर्तमान राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग वनों से ढका हुआ है? तो लगभग 10% के आसपास राजस्थान में ही वन है, ठीक है। उसके बाद बात करें काजरी कहाँ पर है? काजरी जो है ये अपने इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। कहाँ पे मुख्यालय है? जोधपुर के अंदर इसका मुख्यालय है, ठीक है ना, जोधपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। और उसकी आखिरी बात करें आफरी की, तो आफरी का भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो आफरी का मुख्यालय भी जोधपुर के अंदर है, तो यहाँ पे भी जोधपुर, ठीक है, यहाँ पे भी ये जोधपुर। और आफरी और इन दोनों की फुल फॉर्म क्या है? तो काजरी की जो फुल फॉर्म है, काजरी की जो फुल फॉर्म है वो है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र, और आफरी की बात करें तो शुष्क वन अनुसंधान क्षेत्र, ठीक है। और खेजड़ली कांड कब हुआ? तो खेजड़ली कांड हुआ था 12 सितंबर, कौन सी सितंबर? 12 सितंबर 1730, 12 सितंबर 1730 के अंदर हुआ था। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने स्त्री पुरुषों ने पेड़ों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी? तो लगभग 363 स्त्री पुरुष थे, ठीक है ना, 363 स्त्री पुरुषों ने पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ बढ़ता है? तो खेजड़ली जोधपुर में बढ़ता है। और कब बनता है? भाद्रपद की शुक्ल दशमी। ये थे अपने पार्ट यानी अध्याय फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस एंड अभ्यास प्रश्न वगैरह सारे। वन्य जीव वन्य संरक्षण अध्याय आज अपना समाप्त होता है। आगे बात करेंगे पार्ट 2 यानी अध्याय 2 के अंदर। तब तक नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें।